नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। एक और वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट वाला लेकर के आया हूँ। हमारी ज़िंदगी में अधिकतर ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे लिए कौन से टाइप का इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर किसी क्रिकेटर को आप कह दिया जाए कि वो स्विमर बन जाए, या किसी स्विमर को कहा जाए कि वो स्काई डाइविंग कर ले, तो आप ये देखिए कि उनकी जो सक्सेस का परसेंटेज है वो कितना डिफरेंट होगा। और सेम वे हम किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमको कितना उससे बेनिफिट मिलता है, ये भी हमारा इसी चीज पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स में से रिसर्च करके आपके लिए कुछ खास पॉइंट्स लाया हूं, और वो उम्मीद करता हूं कि आप अगर यूज करेंगे तो आपको निश्चित रूप से 100% उसका फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आगे बढ़ते हैं हम। और पहले मैं ये कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको फायदा देगा। ये कैसे देखें? कुंडली के हिसाब से। तो मान लीजिए जैसे ये कोई कुंडली हमने यहाँ पर खोली हुई है, और हम सभी जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फ्रेंड्स, ये हाउसेस की जगह कभी भी नहीं बदलती है। हाउसेस रिमेन्स द सेम। इनमें आने वाले जो प्लैनेट्स है वो या फिर इसमें जो राशियां हैं वो चेंज हो सकती है, लेकिन ये हाउस और ये हाउस के जो डोमेन्स है, यानी इनका जो डिपार्टमेंट है, वो सेम रहता है। जैसे फर्स्ट हाउस अगर मान लीजिए आपको स्वयं को बताता है, यानी इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर, एवरीथिंग अबाउट यू। तो ये यही रहेगा, चाहे यहाँ पर मेष राशि बैठी हो, चाहे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न हो, चाहे कोई और हो, यहाँ सन बैठा हो, चाहे मान लीजिए मार्स बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके कारण, उन सब की वजह से इसके रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे, बट फर्स्ट हाउस विल ऑलवेज रिमेन अबाउट योर पर्सनालिटी। ठीक है। इसी तरह से सेकंड हाउस जो है ना, वो बैंकिंग या आपकी जो रिसोर्सेज हैं उससे रिलेटेड है। दोस्तों, रिसोर्सेज का मतलब है कि वो सारी चीजें जो आपको जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए चाहिए। अब इसमें क्या आता है? सबसे पहला रिसोर्स होता है आपकी खुद की जो वॉइस है, जो वाणी है, वो। सेकंड चीज आती है आपकी फैमिली, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जिसे कुटुंब कहते हैं, वो आपका रिसोर्स होता है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, दैट इज योर बैंक बैलेंस। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वो है जो कैश लिक्विड है, जो आपके पास में लिक्विड कैश है, जो आपके बैंक में पड़ा हुआ है, जब चाहे आप उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज बैंक बैलेंस। इसी तरह से बाकी जो हाउसेस हैं वो सारे भी हैं। अब आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से हाउसेस हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को प्रभावित करते हैं, और हमें किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्या हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए, या हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, या फिर हमें डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डे ट्रेडिंग करनी चाहिए? ये सारी चीजों का आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो कुछ भी आपको शेयर कर रहा हूं उसमें डेफिनेटली कुछ गलतियां हो सकती है। गलतियां इन द सेंस नॉट फैक्चुअल गलतियां, बट मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, हो सकता है कोई चीज आपको क्लियर नहीं हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और अपने सजेशंस भी दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए कौन से हाउसेस सबसे ज्यादा पैसे के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला हाउस है आपका हाउस नंबर 2। क्यों? क्योंकि ये बैंक बैलेंस को शो करता है। नेक्स्ट हाउस है, वो है हाउस 5। फ्रेंड्स, 5 को मैंने 12 के अगेंस्ट में रखा हुआ है। ये दोनों जो हाउसेस हैं, इनकी खास बात क्या है कि ये हाउस, 5th हाउस जो है ना, वो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को शो करता है। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में 5th हाउस बड़ा प्रोमिनेंट है, यहाँ अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, और उसकी जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो भी मान लीजिए कहीं 11th हाउस में या किसी अच्छे घर में बैठा हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से, स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग, कमोडिटीज ट्रेडिंग, इन सबसे भी अच्छा पैसा बना सकता है। जबकि यदि आप मानें कि 12th हाउस जो है, ये हाउस, इसमें अगर मान लीजिए अच्छा प्रभाव आ रहा है, अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, और मान लीजिए कि दूसरी दृष्टियां जो ग्रहों की पड़ रही है, दैट मीन्स जो कंबाइंड इंपैक्ट आ रहा है, जो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, या जो कंजंक्शन है, वो भी बहुत अच्छा है। तो आप ये देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा अच्छा बनाएगा। मतलब उसके पास में अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से होगा। अब इसमें क्या आता है, इसमें जैसे म्यूचुअल फंड्स आ गए, एफडी आ गई, पीपीएफ आ गया, और भी अलग तरीके के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो लंबे समय के लिए प्लान करके किए जाते हैं। अब बात यह है दोस्तों कि कई मेरे फ्रेंड्स की क्वेश्चंस ये भी हो सकता है कि साहब 12th हाउस जो है ना वो तो खर्चे का हाउस है, दैट इज द हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, दैट इज द हाउस ऑफ लॉसेस। आप बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है ये चीज। अब आप ये देखिए कि यदि आपके पास में एकदम से सैलरी आई या आपके पास में कोई सी भी इनकम कहीं से भी आई, और अगर आपका 12th हाउस मान लीजिए नेगेटिवली इंपैक्टेड है, ये अगर मान लीजिए पीड़ित है, तो आपका पैसा तुरंत खर्च होगा। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही पैसा आपके पास में आता है वो टिकता ही नहीं है और वो किसी न किसी फालतू की चीज पे अचानक से खर्च हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स तब होता है जब 12th हाउस किसी न किसी रूप में एक्टिव होता है। तो मान लीजिए कि वो दशा में एक्टिव है या किसी भी कंजंक्शन एस्पेक्ट की वजह से एक्टिव है, तो जब भी ये आपका एक्टिव होता है तो आपके पास में आता ही पैसा खर्च हो जाता है। अब करना क्या है, हम ये तो नहीं कर सकते कि प्लेनेट को रोक सके। कोई ग्रह हमसे पैसा खर्च करवाना चाहता है 12th हाउस में तो करवाएगा ही करवाएगा। और ये सेकंड हाउस क्या है फ्रेंड्स, ये वो है जो आपके पैसे को रोक के रखेगा ही रखेगा। मान लीजिए अगर किसी के दोनों हाउसेज एक्टिव हैं तो आपको क्या करना होगा कि जैसे ही आपके पास में इनकम कहीं से होती है, जैसे ही पैसा आपके पास में आया, आप उसे तुरंत क्या कर दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए। अब इन्वेस्ट करने से क्या होगा कि ये प्लैनेट्स की नजर में उनके हिसाब से ये पैसा खर्च हो गया है। क्यों खर्च हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक तरीके का खर्चा ही तो है। अगर आपने कुछ पैसा एफडी में डाला है तो क्या उसको कल आप बाजार में सामान लेने के लिए या कुछ खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं ना। तो आपने एक तरीके का खर्चा कर दिया, दैट इज 12th हाउस को आपने सेटिस्फाइड कर दिया, और वो खर्चा इस तरह से हुआ कि बाद में आपको इसका आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव मिलेगा। मतलब आज आपने अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो कुछ टाइम बाद में आपको इसके हो सकता है 1500 2000 इस तरह से मिले। तो प्लेनेट ने कहा कि आप खर्चा करो, आपने खर्चा कर दिया, लेकिन वो खर्चा करने के बाद में पैसा वापस आप ही की जेब में आने वाला है। सो दिस इज हाउ यू ट्रीट द एक्सपेंस हाउस एज एन इन्वेस्टमेंट हाउस। ठीक है फ्रेंड्स, सेम वे आप 5th हाउस को देखिए। 5th हाउस बेसिकली क्या है, ये हाउस आपको 6th हाउस को निगेट करता है। 6th हाउस क्या होता है, 6th हाउस है आपका कहीं से भी आने वाला पैसा। जो भी आप सर्विसेज पे देते हैं, आप कहीं जॉब में हैं, आप कुछ कंसल्टेंसी करते हैं, या फिर आप रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, या आप इंश्योरेंस एडवाइजर है, कुछ भी हैं, आप कोई भी सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में जो आपको पैसा मिलता है वो 6th हाउस से देखा जाता है। तो हमारे आपको तो ये मालूम ही होगा कि हर 12th हाउस जो होता है वो उस हाउस को नेगेट करता है, यानी कि उसको एक्सपेंस करता है, उसका खर्चा करता है। जैसे आप यहां देखेंगे तो 1st हाउस को एक्सपेंस कौन कर रहा है, 12th हाउस। इसी तरह से 6th हाउस जो है उससे अगर 12 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कौन सा हाउस आ गया, 5th हाउस। तो छठे हाउस की हानि करता है 5th हाउस। लेकिन अगर 5th हाउस से रिलेटेड काम किए जाए तो ये हानि किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाभ में। अब 5th हाउस के कौन से काम होते हैं, 5th हाउस में काम बहुत सारे होते हैं। उसमें स्पोर्ट्स आते हैं, उसमें आपकी सॉल्यूशनिंग आती है, कंसल्टेंसी भी आती है, उसमें आपकी एजुकेशन भी आती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है जिसको हम कहते हैं दोस्तों स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है जो डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं ना अपन, इधर खरीदा इधर बेचा, जो राकेश झुंझुनवाला साहब की बात जो है कि वो ले फटाफट दे फटाफट, तो ये जो चीज है वो 5th हाउस के थ्रू देखी जाती है। तो मान लीजिए आपका कुंडली में 5th हाउस अच्छा है, और आप अगर नक्षत्र ज्योतिष के लेवल पे जाके देखें तो 5वां हाउस मान लीजिए आपको 2 और 11 टाइप के नंबर दे रहा है, 2 5 11 इस टाइप के नंबर्स आपको मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको शेयर ट्रेडिंग के थ्रू या इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू आपको पैसा बहुत सारा बनेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका मान लीजिए ये घर नेगेटिवली एस्पेक्टेड है, ये पीड़ित है, तो आप ये देखेंगे कि आप जो भी शेयर में पैसे लगाएंगे वो आप घाटे में ही बेचेंगे। अगर आपने कुछ कॉल एंड पुट ऑप्शंस लिए हैं तो वो भी घाटे में जाते हैं, कमोडिटीज में पैसा लगाया वो भी घाटे में जाता है। तो ऐसे केस में आप ये देखिए कि क्या आपका ये हाउस पीड़ित है, तो 12th हाउस पे नजर डालिए, क्या ये आपका हाउस सही है, क्या इसके ऊपर अच्छी दृष्टियां आ रही है, क्या इसके पास स्ट्रेंथ अच्छी है, क्या इसका जो लॉर्ड है वो अच्छे घर में बैठा हुआ है,
ठीक है। तो जब आप इन सब चीजों पे देखें तो आपको क्या होगा कि अगर ये आपका हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, आपको करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर फिफ्थ हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे मैंने बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि सेकंड हाउस जो होता है ना वो आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ यानी जो आपके पास में पैसा इकट्ठा है उसको शो करता है। फिफ्थ हाउस और ट्रेडिंग को शो करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग को, आपको जो ले फटाफट दे फटाफट को। ट्वेल्थ हाउस शो करता है आपकी लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस वाली इन्वेस्टमेंट को, जैसे म्यूचुअल फंड की आपने 10 साल की इन्वेस्टमेंट वो कर दी, कोई एसआईपी करवा ली, उस टाइप की चीज को। सिक्स्थ हाउस होता है कस्टमर से आपके पास आने वाला पैसा, यानी जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं तो उसकी एवज में आपको जो सैलरी मिल रही है या जो कंसल्टेंसी फीस मिल रही है या जो कमीशन मिल रहा है वो सब यहीं से देखा जाता है। अब कुछ फ्रेंड्स कहेंगे कि कमीशन को तो थर्ड हाउस से देखते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है, कमीशनिंग जो होती है थर्ड हाउस से होती है, लेकिन कमीशन की एक्टिविटी थर्ड हाउस से होती है, लेकिन उससे मिलने वाला पैसा हमेशा सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। टेंथ हाउस होता है आपका प्रोफेशन का, जो आप जिस प्रकार का काम करते हैं, जो आपकी पहचान है, आप एक इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, कुछ भी है, जो आपकी रेपुटेशन है, जो आपका स्टेटस है, वो टेंथ हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस किसी भी टाइप के गेन्स को शो करता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा अगर कलयुग की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाउस यही है दोस्तों, आज की तारीख में 11th हाउस ही, क्योंकि ये हर प्रकार की चीज को पैसे में कन्वर्ट करके आपको देता है। मतलब गेन्स जो होते हैं, आपके लाभ जो होते हैं, आपकी जो जेब में पैसा आने की जो व्यवस्था बनती है 11th हाउस की वजह से बनती है। अगर ये हाउस पीड़ित होता है तो क्या होता है कि आप सर्विसेज दे देते हैं और उसके बाद में वेट करते रहते हैं कि पैसा आए, फिर पैसा आता है कि भी 10% आ गया, कभी 20% आ गया, कभी पेमेंट्स डिले हो रहे हैं। लेकिन अगर आपका 11th हाउस मजबूत है तो आपके पास में रेगुलर पैसा आता रहेगा। और अगर मान लीजिए बहुत अच्छा पोजीशन में है, मान लीजिए गुरु से दृष्ट है, बृहस्पति से दृष्ट है, और शुक्र की भी दृष्टि इस पर है, और मान लीजिए इसके लॉर्ड जो है वो, इसके जो मालिक हैं वो किसी बहुत अच्छे घर में बैठे हुए हैं, मान लीजिए 11th के हाउस के लॉर्ड 11th में ही बैठे हुए हैं, तो आप ये देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को कम मेहनत से भी ज्यादा पैसा मिल जाता है। अब इस सारे के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है कि इन हाउसेस में हम बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो पहले हाउस का जो मालिक है, जो लॉर्ड है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लग्नेश, क्योंकि लग्न का मालिक है, यानी आपकी पूरी जिंदगी का मालिक है। इसकी पोजीशन देखी जाती है। बाकी चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे किसी भी प्रकार की चीज हो, आपको सबसे पहले लग्नेश को जरूर देखना चाहिए। लग्नेश जो है वो किस हाउस में बैठे हुए हैं। मान लीजिए वो 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आप चाहे चाहे नहीं चाहे आपका इंटरेस्ट जो है वो शेयर ट्रेडिंग की तरफ होगा ही होगा। आप न्यूज़पेपर में और टीवी में भी न्यूज वही देखेंगे, वेबसाइट्स भी वही खोलेंगे मनी कंट्रोल टाइप की, आपको मजा आएगा उसमें कि कौन सा शेयर बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। वहीं अगर आपका फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो मान लीजिए 12th हाउस में यहां पर प्लेस्ड है, तो आप ये देखेंगे आप एक इंपल्सिव बायर होंगे। मतलब आपको जैसे ही पैसा आएगा तुरंत लगेगा मैं ये पैसा इस चीज में खर्च कर दूं। मतलब कई बार आप डिसीजन ऐसे लेंगे कि अगर फर्स्ट को सैलरी आई है तो 10 तारीख आने से पहले पहले आप अधिकतर पैसा खर्च कर चुके होंगे, अगर आपका 12th हाउस में लग्नेश है तो। ऐसी स्थिति में जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ना कि आप सबसे पहले पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। खास तौर पे जैसे मान लीजिए कि मैं कहूंगा कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको बड़ा सूट करेंगे। जैसे एक टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स में एक होता है लिक्विड फंड। दोस्तों ये जो है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कि आज आपने मान लीजिए पैसा जो है वो जैसे आपके पास में आया, आपने लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दिया, तो इसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता है और एफडी के ऑलमोस्ट बराबर सा ही रिटर्न इसमें मिल जाता है। तो आप क्या करिए कि तुरंत लिक्विड फंड में पैसा डाल दीजिए। अब आपको मान लीजिए 1 हफ्ते बाद में पैसे की जरूरत है तो कोई बात नहीं है, आज आपने इसको सेल किया इसकी यूनिट्स को, तो T+2 यानी 3rd डे आपके पास में बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो आपकी इंपल्सिव बाइंग वाली जो है ना, तुरंत खर्चा करने वाली जो एक आदत होती है वो कंट्रोल में रहेगी। साथ में आपको इसका रिटर्न जो है वो भी अच्छा मिलता रहेगा। तो ये एक टेक्निक है जिससे आपका अगर लग्नेश 12th हाउस में प्लेस्ड है या किसी खराब हाउस में है तो आप उसको बेटर मैनेज कर सकते हैं। फिर देखना है कि लग्नेश किस प्रकार के नक्षत्र में है। अब मान लीजिए कि लग्नेश जो है वो एक अच्छे शुभ नक्षत्र में है, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास में
सभी चीजों में भगवान की कृपा रहेगी, आपकी काम अपने आप बनते रहेंगे। लेकिन अगर वो मान लीजिए राहु के नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो आप ये देखेंगे काम अगर बनेंगे तो भी पीड़ा रहेगी उसके अंदर। शनि के नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो आपको पता पड़ेगा कि जो आपके पास में मेहनत करते 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 जो रिजल्ट आना है वो इतना लेट आएगा कि आपका इंटरेस्ट ही लगभग खत्म हो जाता है उसके अंदर। लेकिन हाँ, शनि जो है वो आपको देते हैं और पूरा देते हैं और सूद सहित देते हैं, बट वो तब देते हैं जब आप लेने के लिए बोर हो जाते हो, तो आपको लगता है ना कि अब तो बस बहुत हो चुका। तो वहीं अगर मान लीजिए नक्षत्र आपके जुपिटर में बैठा हुआ है, जो मान लो जपू नक्षत्र, ये जो लग्नेश है वो जुपिटर के नक्षत्र में है, जैसे आपके पुष्य नक्षत्र में, तो आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति एक तरीके से उसमें डिवाइन ग्रेस होगी, उस पे व्यक्ति की, उस पे भगवान की कृपा रहेगी कि कहीं से भी जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई रूप से व्यवस्था हो जाएगी। तो आपको नक्षत्र उसका देखना है। साथ में देखिए कि कहीं आपका लग्नेश अस्त तो नहीं है। अस्त मतलब होता है कि जब वो सूर्य के बहुत क्लोज में आ जाता है, मतलब 7-8 डिग्री क्लोज हो, तो आप देखेंगे कि वो अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब होता है कि उसका खुद का जो प्रभाव है वो उस घर में, उस हाउस में खत्म सा हो गया है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर उसकी 2 राशियां हैं तो वो जिस हाउस में अस्त हो रहा है उसका असर तो नहीं देगा, लेकिन जिस हाउस में वो नहीं है वहां का पूरा बेनिफिट आपको देगा। साथ में अगर वो रेट्रोग्रेड है, यानी कि वक्री है, अब वक्री में लोग कहते हैं उल्टा चल रहा है, उल्टा नहीं चलता फ्रेंड्स। ये कोई एक प्लेनेट की स्पीड कम ज्यादा होने से हमें लगता है कि जैसे वो पीछे जा रहा है, लेकिन पीछे जाता नहीं है। बट अगर वो रेट्रोग्रेड है तो ऐसे में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए अपने को उस पर्टिकुलर हाउस को लेकर के जिसमें लग्नेश रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है। साथ में डिग्री कितनी है, मान लीजिए कि आपका जो लग्नेश है उसके पास में डिग्री है 11-12 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक, तो उसके पास इतनी शक्ति है कि वो आपको हर परेशानी से भी बाहर निकाल करके लेके आ जाएगा। लेकिन अगर डिग्री 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 0 डिग्री है या 29.5 डिग्री है, तो आप ये देखेंगे कि वो या तो बचपन वाले लेवल पे है या फिर वो बुढ़ापे वाले लेवल पे चला गया है। अब ये सारी सिंबलिक चीजें हैं, बचपन और बुढ़ापा किसी प्लेनेट का थोड़ी ना होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर मान लीजिए ये आपका ये हाउस है और इस हाउस में अगर प्लेनेट आपका जो है, सपोज करें सन ले लेते हैं, सन अगर यहां प्लेस्ड है तो वो 1 डिग्री का है, अगर यहां प्लेस्ड है तो वो 29 डिग्री का है, और मान लीजिए यहां प्लेस्ड है आपका जो भी लग्नेश है तो वो 15 डिग्री का है। तो आप ये देखेंगे कि जब वो सेंटर में होगा तो उस पूरे घर का जो कंट्रोल है उसके हाथ में होगा। लेकिन अगर वो यहाँ है या फिर यहाँ है, यानी इस या तो इस घर में एंटर करते टाइम पे आपका जन्म हुआ है या फिर इससे बाहर निकलते टाइम आपका जन्म हुआ है, तो इस घर का, इस हाउस का फुल कंट्रोल इसके पास में नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं दोस्तों कि ये जो है इसकी वृद्धावस्था है या फिर इसका बाल्यावस्था है। तो ऐसे केस में अगर डिग्री कम है या डिग्री बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि उसका पूरा असर, उसको लग्नेश का पूरा, लग्नेश की स्ट्रेंथ कम होने से रिजल्ट आपको उतने अच्छे नहीं आएंगे। और या फिर ये हो सकता है कि जो लग्नेश है उस पर दृष्टियां पड़ रही है, उसका फर्क पड़ता है। मान लीजिए लग्नेश सपोज करिए आपका यहाँ बैठा हुआ है, यानी मान लीजिए आपकी मेष राशि है और उसका मालिक होता है मंगल, मान लीजिए मंगल यहाँ है, ठीक है, और इसके ऊपर अच्छी दृष्टियां पड़ रही है। किस तरह से पड़ रही है कि मान लीजिए यहाँ पर आपका जो है वीनस है, उसकी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर शुभ ग्रह है, जुपिटर है, मान लीजिए जुपिटर है, उसकी भी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि जुपिटर की 5th एस्पेक्ट होती है, तो 1 2 3 4 5, तो मान लीजिए जुपिटर यहाँ पर है तो उसकी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो अगर आपके लग्नेश पर अच्छी दृष्टियां पड़ेगी तो भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब इसके इन सारी चीजों के एनालिसिस से ये पता पड़ता है फ्रेंड्स कि इन सारी चीजों का को ट्रीट कैसे करेंगे। अगर हम इनके हिसाब से अपने चार्ट को चलाएंगे, यानी कि कुछ प्रिकॉशंस लेंगे, तो हमें देखेंगे कि हमारे पास पैसा भी अच्छा आएगा, रिजल्ट भी हमें जिसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो भी अच्छा मिलेगा। तो अगर लग्नेश की प्रॉब्लम है तो मैं सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा कि आप लग्नेश के ना बीज मंत्र शुरू कर दीजिए। इसको करीब 6 महीने लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लेनेट, उसमें आप इसको सिद्ध कर दीजिए। मान लीजिए आपका जो लग्नेश है वो 0 डिग्री पे है या 29 डिग्री पे है, तो उनके पास शक्ति नहीं है, पावर ही नहीं है उनके पास में। तो आप क्या करिए कि उनके बीज मंत्र को आप रोजाना कम से कम 1 माला, यानी 27/4 यानी 108 टाइम्स आप इसका जप कर लीजिए। तो आप ये देखेंगे क्योंकि 27 नक्षत्र है, 4 हरे नक्षत्र के चरण होते हैं, तो जब आप 108 बार किसी चीज की पूजा करते हैं, उसको जप करते हैं, तो आप सारे नक्षत्रों में उनको प्रणाम करके आ जाते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप 1 माला रोजाना की अपने जो लग्नेश है उनकी जपेंगे, तो करीब करीब सबकी अलग अलग कैलकुलेशन है, लेकिन ओवरऑल
6 महीने में वो आपके इतने सिद्ध हो जाएंगे कि लाइफ लॉन्ग आपको फायदा देंगे। तो एक तो ये चीज है। दूसरी ये है कि मान लीजिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि उससे बेस्ट रिटर्न लेने के लिए क्या करना है, 5वें घर के जो मालिक हैं और 11th हाउस के जो मालिक हैं उनके आपको बीज मंत्र करने चाहिए या जेमस्टोन उनका यूज करना चाहिए। तो वो आप, लेकिन जेमस्टोन के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ही करें। कोई क्वेरी हो और अगर मैं हेल्प कर सकता हूं तो मैं भी, हमारी भी पेड सर्विसेज होती है तो वो भी आप चाहे तो ले सकते हैं। आप मुझे एक नंबर मैं दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में उसको व्हाट्सअप करिएगा, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। बट अदरवाइज आप जेमस्टोन को थोड़ा सा केयरफुली सोच समझ करके उसके बाद धारण करिएगा, तो ट्रेडिंग में आपको फायदा मिलेगा इन केस यू गो फॉर बीज मंत्र, क्योंकि बीज मंत्र सदा शुभ है, उनका कोई नेगेटिव असर होता ही नहीं है, तो आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं कि लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 11th हाउस के साथ में 12th हाउस का भी बीज मंत्र करना चाहिए, और इनके साथ 2nd हाउस का बीज मंत्र करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। थर्ड है कि अगर आपको बैंक बैलेंस बढ़ाना है अपना तो आप करिए 2nd हाउस का और 11th हाउस का बीज मंत्र, मतलब इनके हाउस के जो मालिक है, जो लॉर्ड हैं, उनका बीज मंत्र करिए। अगर आप चाहते हैं कि जॉब की इनकम आपकी राइज हो, जॉब में आपको प्रमोशन मिले, आपकी सैलरी इंक्रीज हो, तो आपको 2, 6, 11 2nd हाउस का बीज मंत्र, 6th हाउस का बीज मंत्र और 11th हाउस का बीज मंत्र, इनको आप करीब 5-6 महीने में सिद्ध कर लीजिए आप। देखिए ज्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेहनत थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी। एक बीज मंत्र को सही उच्चारण के साथ में एक बार में पूरी माला करने में आपको 3-4 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट मान लीजिए। 5 मिनट अगर आप रोज के देते हैं, या मैं कहता हूं 10-15 मिनट रोज के देते हैं, तो आप सोचिए 6 महीने में आपके पास में इतनी पावर आ जाएगी आपके ग्रह के पास कि आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, ये काम करती है क्या? 100% काम करती है, 100% काम करती है, और इतनी आश्चर्यजनक तरीके से काम करती है कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा। और ये मैं सिर्फ आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कहना है, ये सैकड़ों केसेस के ऊपर इंप्लीमेंट करने के बाद उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये चीज कह रहा हूं। अगर आप मान लीजिए आपको कोई जमीन जायदाद अपने पुराने परिवार की तरफ से या पैटर्नल प्रॉपर्टी वगैरह मिलने वाली हो, या इनलॉज की तरफ से आपको कुछ इनकम वगैरह कुछ उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटीज हो आपकी, तो आपको, या फिर टैक्सेशन या इंश्योरेंस से संबंधित कोई काम में आप इन्वॉल्व हो, तो आपको 8th हाउस के साथ में 11th हाउस की भी आपको जो बीज मंत्र वो करने चाहिए। तो ये फ्रेंड्स कुछ बेसिक तरीके हैं जिनसे कि आप अपने हाउसेस को मैनेज करके, अपने प्लैनेट्स को मैनेज करके, अपना जो मेहनत है उसके एवज में जो पैसा मिल रहा है उसको आप बहुत तेजी से और स्टेबल तरीके से और परमानेंटली ग्रो कर सकते हैं। और साथ में आप जो छोटे मोटे अननेसेसरी लॉसेस होते हैं, जो एकदम से जो खर्चे आ जाते हैं, जो आपके घाटे होते हैं, उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप घाटे मैनेज कर सकते हैं, लॉसेस मैनेज कर सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, बस ये टेक्निक्स को यूज करके। इसके अगर अलावा मैं बताऊं तो आपको घर में कुछ वास्तु से रिलेटेड सॉल्यूशंस भी करेंगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट उसमें मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, वास्तु बेसिकली क्या है, वो हमारा घर जो है, जो भी निवास है या जहां पर भी हम अपना काम करते हैं, उसमें हमारी उपस्थिति से चारों तरफ एक एनर्जी का फील्ड तैयार होता है, और वो कहां असर डालता है, वो हमारे सीधा सबकॉन्शियस लेवल पे असर डालता है। और इस कारण से आपको हमेशा वास्तु ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। तो आपको अगर पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप ये देखिए कि किस तरीके की आपको चेंजेस करने हैं, मैं आपको वो बता देता हूं। अगर आपको पैसा आ ही नहीं रहा है, आपके पास में मान लीजिए कि बैंक बैलेंस, वो जो कैश इनकम होने वाली है वो अटकती है, पेमेंट्स आपको रिसीव नहीं हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग्स फंसे हुए हैं, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए आना है और किसी ने 20,000 रुपए देके और ये कहा कि अगले महीने में आपको पूरा पैसा दे दूंगा, और ऐसे कहते कहते उसने 6 महीने निकाल दिए, तो क्या आपके पास में लिक्विड कैश आने में अटक रहा है? तो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन को ट्रीट करना चाहिए। घर के सेंटर में खड़े होइए, कंपास ऑन करिए मोबाइल की और देखिए कि साउथ ईस्ट किस साइड में है। वहां पर अगर कोई फालतू सामान पड़ा है, कोई कचरा पड़ा हुआ है, उसको तुरंत ट्रीट कर दीजिए, वहां से हटा दीजिए उसको। साथ में उस जगह को साफ सुथरा रखिए, और वहां पर शाम को एक दीपक या फिर एक रेड कलर का बल्ब आप जला के रखिए वहां पर। साथ में ब्लू कलर को वहां पे अवॉइड करिए, वाटर बॉडीज को वहां पर अवॉइड करिए। वहां अगर कोई पानी की टंकी आपकी रखी हुई है तो कोशिश करिए उसे शिफ्ट करिए, या फिर उस पे नीचे जो है एक रेड कलर की टेप लगा करके, या मैं वो टेप में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अगेन वो एक वास्तु ट्रीटमेंट का हिस्सा है। आप तो सिर्फ उसको किसी भी रेड कलर के कपड़े से ढक दीजिए उसे, या उस पर पेंट कर दीजिए। साथ में
आप अगर मान लीजिए पैसा तो आ रहा है आपका, लेकिन साथ में वो निकलता जाता है, आपके पास में 1,000 रुपए आए खर्च हो गए, 1 लाख रुपए आए खर्च हो गए, 10 लाख रुपए आए खर्च हो गए। अगर आपके पैसा सेविंग्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो अगर सेविंग्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो फ्रेंड्स किसको आपको ट्रीट करने की जरूरत है? वो है आपका वेस्ट डायरेक्शन, जो आपका WSW, जिसे वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट कहते हैं। इस वाले एरिया में आप क्या करिए कि वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बुक्स है या जो भी आपकी जो भी एसेट्स हैं उनको वहां पर रख दीजिए। और उस एरिया में कोशिश करिए कि कोई भी फालतू का सामान ना हो, वहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें ऐसे गोल करके टूटी फूटी चीजें करके वायर्स को लपेट के ना रखी हुई हो, गंदगी ना हो, मिट्टी ना हो, उसको साफ सुथरा रखिए। और अपनी जो म्यूचुअल फंड्स की या जो भी आपने स्कीम्स ले रखी है उनकी जो भी फाइल्स है उन सबको आप वहां पर रख दीजिए। चेक बुक्स वगैरह को भी आप उस एरिया में रख सकते हैं। साथ में अगर आप साउथ वेस्ट वाला कॉर्नर है उसमें अपनी जो टूल्स है जिनके थ्रू आपको पैसा आता है, आप मान लीजिए एक इंजीनियर हैं तो आप अपनी जो भी इंजीनियरिंग की बुक्स या उसकी जो भी चीजें हैं वो आप रखिए। आप एक मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं तो अपना जो मेडिकल की बुक्स है वो रखिए, स्टेथोस्कोप वगैरह या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप अपने जो टूल्स हैं वो आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि अपने घर का जो ब्रह्म स्थान है यानी कि जो सेंट्रल एरिया है, कैसे पता करते हैं? अपने घर के अंदर 2 लाइंस आप उसको ड्रॉ करिए डायगोनली, जहां पर वो काटती है एक दूसरे को, वो आपका ब्रह्म स्थान है। मैं बात कर रहा हूं कंस्ट्रक्टेड एरिया की। ऐसा नहीं है कि आपको पता पड़ा आपके सामने बहुत बड़ा एक लॉन है और आपने पूरे उसका डायगोनल ले लिया, वो नहीं। जो कंस्ट्रक्टेड हाउस है आपका उसकी 2 डायगोनल यानी कि विकर्ण लाइनें खींचिए और जहां वो इस तरह से आपस में क्रॉस करती है उस एरिया को कहते हैं ब्रह्म स्थान। उसको आपको हमेशा हल्का क्रीमिश कलर की चीजों से यूज करके आपको डेकोरेट करके रखना है और वहां पे भारी चीजें आपको यूज नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स ये सारी एक्टिविटीज आप करिए और मैं उम्मीद करता हूं कि 43 डेज के अंदर आपको इसका रिजल्ट 100% दिखाई देगा। आप करके देखिएगा एंड अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं। आपने मुझे समय दिया, मेरी बात को इतना प्रेम पूर्वक अच्छे से समझने के लिए, सुनने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत से मित्र तो एक बार करके भूल जाते हैं। बहुत सारा खजाना अभी आना बाकी है, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं मित्रों। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।